स्वागत है आप लोगों का। तो आज हम लोग जीव जगत वर्गीकरण जो है इसमें लास्ट लेक्चर को करेंगे। तो हमारा लास्ट लेक्चर रहना है आज विषाणु के बारे में। तो जैसा मैंने 5 जगत वर्गीकरण में आप लोगों को कराया था कि विटेकर ने जितने भी जीवधारी दुनिया के अंदर पाए जाते हैं उनको 5 जगत में बांटा था। कौन कौन से जगत थे वो? जगत मोनेरा, जिसमें सारे प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया। दूसरा जगत था प्रोटिस्टा। तीसरा जगत कवक जगत। चौथा जगत पादप जगत। और 5वां जगत था कौन सा जगत? जंतु जगत। तो आपने वहाँ पर ध्यान दिया कि उन 5 जगत में से किसी भी जगत में विषाणु को स्थान नहीं दिया गया है। तो आखिर ऐसा भेदभाव क्यों किया गया भाई कि बाकी जीवधारी को आप अलग से स्थान दे रहे हो भाई, लेकिन विषाणु को आपने किसी भी जगत के अंदर नहीं रखा? वो इसलिए नहीं रखा क्योंकि ना तो ये ठीक तरह से सजीव की कैटेगरी में आता है, ना ही ये ठीक तरह से निर्जीव की कैटेगरी में आता है। मतलब इसमें कुछ लक्षण सजीवों वाले होते हैं, कुछ लक्षण निर्जीवों वाले होते हैं। तो इसलिए हम इसको किसी भी जगत के अंदर नहीं रखते हैं, इसको हमेशा अलग से ही पढ़ा जाता है। तो चलिए इसकी जो है हम प्रॉपर्टीज़ को ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। विषाणु जो होता है, विषाणु का मतलब होता है विषैला पदार्थ, ऐसा पदार्थ जो दूसरे जीवों को या दूसरी कोशिकाओं को संक्रमित कर सकता है, उसको विषाणु बोलते हैं। तो विषाणु के अगर लक्षणों की बात करें तो जब तक ये किसी कोशिका के अंदर है तब तक ये सजीव की भांति व्यवहार करता है, और जब कोशिका के बाहर चला जाता है तो इसमें निर्जीव वाले लक्षण आ जाते हैं। तो इससे इनके विषाणुओं की बात करें अगर, तो पहला इनका लक्षण है, जितने भी विषाणु हैं ये एक कोशिकीय होते हैं, यानी कि नॉन सेलुलर। इनमें कोई भी कोशिका या कोशिका अंगक जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, गोल्जिकाए, केंद्रक, ये सब नहीं पाए जाते हैं। तो इसलिए इनको अकोशिकीय जीवधारी बोलते हैं। जितने भी विषाणु होते हैं उनमें शरीर जो होता है वो प्रोटीन के एक आवरण से ढका रहता है। तो उस प्रोटीन के आवरण को क्या बोलते हैं? उनको बोला जाता है कैप्सिड। और कैप्सिड बहुत छोटे छोटे इकाइयों से मिलकर बना होता है। जैसे कि हम घर की बात करें तो जो पूरा घर है उसकी सबसे छोटी जो इकाई है वो क्या होती है? एक ईंट होती है। तो उस ईंट को अगर मैं एक के ऊपर एक रखता चला जाऊँ तो मुझे पूरा एक घर मिल जाएगा। उसी प्रकार से जो कैप्सिड है वो एक बड़ी सी प्रोटीन है, प्रोटीन का एक कोट है, और उसके एक छोटे से अगर अणु की मैं बात करूं जिसको बार बार मिलाने से कैप्सिड बना है, तो उस इकाई को क्या बोला जाएगा? कैप्सोमियर बोला जाएगा। इसके अलावा विषाणु के अंदर न्यूक्लिक एसिड जैसे या तो डीएनए या फिर आरएनए पाया जाता है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि विषाणु में सिर्फ कोई एक ही पदार्थ पाया जाएगा, या तो उसमें आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होगा या तो उसमें आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होगा। अब आरएनए भी उसमें 2 तरह के हो सकते हैं, एक तो सिंगल स्टैंडर्ड जो एक ही रज्जुक से बना हुआ हो, या डबल स्टैंडर्ड। और डीएनए में भी 2 प्रकार हो सकते हैं, या तो डीएनए डबल स्टैंडर्ड हो सकता है या वो सिंगल स्टैंडर्ड हो सकता है। तो जितने भी दुनिया में विषाणु हैं उनमें केवल एक आनुवंशिक पदार्थ होता है, या तो वो डीएनए हो सकता है या फिर वो आरएनए हो सकता है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक ही आनुवंशिक पदार्थ की 2 कॉपी पाई जा रही हो। जैसे HIV के अंदर उसमें आरएनए की 2 कॉपी पाई जाती है जो कि आइडेंटिकल होती हैं। तो वहाँ पर ऐसा नहीं कि आरएनए मिल रहा है तो डीएनए भी मिलेगा, कोई एक चीज़ ज़रूर मिलेगी, या तो आरएनए या फिर डीएनए। तो इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बार बार रिपीट होता रहता है कि जो विषाणु हैं उनमें केवल या तो डीएनए या आरएनए होता है, कभी भी दोनों एक साथ नहीं पाए जाते। इसके अलावा सभी विषाणु अविकल्पी परजीवी होते हैं, यानी कि अपने सिर्फ होस्ट पर ही जिंदा रह सकते हैं। होस्ट के बाहर चले जाएंगे तो इनमें निर्जीव वाले लक्षण आ जाते हैं। और ये अपनी सारी चीज़ों के लिए पूरी तरह से किसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं? अपनी पोषक कोशिका या होस्ट पर डिपेंडेंट रहते हैं जिस पर ये आक्रमण कर रहे हैं। इसके अलावा ये जब पोषक कोशिका पे आक्रमण करते हैं तो ये उस कोशिका पे पूरी तरह से कब्जा कर लेते हैं, उसकी मशीनरी पे कब्जा कर लेंगे। जैसे उस कोशिका को जो डीएनए है, तो अगर वायरस का डीएनए उसके अंदर चला गया या आरएनए अंदर चला गया तो उस कोशिका के डीएनए पर अपना कब्जा कर लेगा, फिर उसके हिसाब से अपना आरएनए बनाएगा, उसके हिसाब से अपनी प्रोटीन बनाएगा, और बाद में अपनी बहुत सारी कॉपी बना के कोशिका को तोड़कर बाहर निकल जाएगा। तो जहाँ भी ये जाते हैं वहाँ पर कोशिका की मशीनरी पे कब्जा कर लेते हैं, ऐसा एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसके अलावा विषाणुओं को क्रिस्टल के रूप में भी पृथक किया जा सकता है। जैसे आप जानते हो जो चीनी के क्रिस्टल होते हैं, तो निर्जीव चीज़ों को ही हम लोग क्रिस्टल के रूप में पृथक कर सकते हैं। तो ये वाला जो लक्षण है क्रिस्टलीकृत करना, ये विषाणु के निर्जीव लक्षण के बारे में बताता है। इसके अलावा एनसीईआरटी में एक चीज़ और दी गई है, ये कि जो पादप विषाणु होते हैं, जो पादपों को संक्रमित करते हैं, उनमें ज़्यादातर आनुवंशिक पदार्थ मिलता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, यानी एक रज्जु की आरएनए जिसमें आरएनए में केवल
एक स्टैंड होगा। इसके अलावा अगर मैं जंतु विषाणु की बात करूं तो जंतु विषाणु में आनुवंशिक पदार्थ या तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है, या फिर डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है, या फिर डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी हो सकता है। ठीक है। इसके अलावा जो जीवाणुभोजी विषाणु होते हैं, ऐसे विषाणु जो जीवाणु कोशिका पे आक्रमण करते हैं उसको संक्रमित करते हैं, उनको बोला जाता है बैक्टीरियोफाज या जीवाणुभोजी विषाणु। तो जीवाणुभोजी विषाणु में क्या पाया जाता है आनुवंशिक पदार्थ के रूप में? डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो इसको भी स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो विषाणु ना तो सजीव है ना ही पूरी तरह से निर्जीव है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं विषाणु सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी है। कोशिका के बाहर है तो ये निर्जीव है, कोशिका में चला गया तो इसमें सजीवों के लक्षण आ जाते हैं। इसके अलावा कुछ विषाणुओं के पास अपने खुद के एंजाइम्स भी होते हैं, जैसे HIV के पास में 3 एंजाइम होते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इंटीग्रेज, प्रोटीज। तो ये अपने एंजाइम साथ भी लेके आ सकते हैं, या फिर जिस कोशिका पे आक्रमण कर रहे हैं उसके एंजाइम को भी ये अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो सेल थ्योरी होती है जिसको श्लाइडेन और श्वान ने दिया था, तो उस कोशिका सिद्धांत का ये पालन नहीं करते हैं, तो हम इनको एक्सेप्शन मानते हैं। ये कोशिका सिद्धांत के क्या होते हैं? अपवाद होते हैं। इसके अलावा मनुष्य में, पादपों में और दूसरे जीवधारी में विषाणु अनेक प्रकार की बीमारी फैलाते हैं। जैसे मानव में अगर बात करें तो मानव में एड्स जो कि HIV के द्वारा फैलती है, हेपेटाइटिस जो हेपेटाइटिस वायरस से फैलता है, चिकन पॉक्स या फिर चेचक, इन्फ्लुएंजा हो गया, या फिर पोलियो हो गया, या रेबीज़ हो गया जो कुत्तों या बंदर के काटने से फैलता है, हर्पीज़ हो गया जननांगों की हर्पीज़, इसके अलावा मम्स हो गई, मीजल्स हो गए, और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि विषाणु के द्वारा पौधों में भी, जंतुओं में भी और इन मनुष्यों में भी, सभी में फैलती है। तो विषाणु ज़्यादातर हानिकारक होते हैं, कुछ इनके फ़ायदे भी होते हैं, वो हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इसको नोट कीजिए। फिर हम विषाणु की डिस्कवरी के बारे में पढ़ते हैं कि विषाणु को किस प्रकार से डिस्कवर किया गया था। विषाणु की खोज के बारे में ज़रा पढ़ लेते हैं हम लोग। तो विषाणु की खोज के बारे में अगर पूछा जाए कि सबसे पहले विषाणु का पता किसने लगाया था और किसने विषाणु शब्द प्रतिपादित किया था, तो वो थे डिमित्रो आइवानोवस्की। इन्होंने 1892 में तंबाकू की पत्ती देखी हुई। अब तंबाकू की पत्ती में इनको क्या मिला कि मान लीजिए तंबाकू का पौधा है और उसमें तंबाकू की ये पत्ती है। अब इस तंबाकू की पत्ती में जगह जगह पर चकत्ते पाए गए, पैचेस पाए गए। इस रोग को बोला जाता है मोज़ेक रोग। मोज़ेक माने होता है छोटे छोटे चकत्ते से पाए जाना किसी भी पौधे की पत्तियों के ऊपर। तो उन्होंने क्या करा, इस पत्ती का रस निकाला और रस निकालने के बाद उन्होंने इसको फ़िल्टर किया। तो मान लीजिए मैं एक यहाँ पर फ़िल्टर पेपर ले रहा हूँ जिसका साइज़ इतना छोटा है कि इसमें से बैक्टीरिया पास आउट नहीं हो सकते हैं, और नीचे मैंने एक बर्तन ले लिया है। तो उन्होंने क्या करा, इसके रस को इस पर गिराया। ये क्या है, बैक्टीरिया प्रूफ फ़िल्टर है। तो जो बैक्टीरिया होंगे वो तो इसमें ऊपर ही रह जाएंगे और जो भी चीज़ें होगी वो नीचे आ जाएगी। तो यहाँ पर जो लिक्विड मिला था, ये जो लिक्विड था यहाँ पर, इसमें देखा गया कि इसके अंदर भी इन्फेक्शन करने की क्षमता होती है। फिर बाद में इसी लिक्विड को फिर एक और वैज्ञानिक आए थे जिनको बोलते हैं W बेजरिंग। तो इन्होंने इस लिक्विड को बोल दिया था क्या, कि ये एक विषैला द्रव है, जिसके लिए शब्द उन्होंने यूज़ किया था कंटेजियम वीवम फ्लूइडम। तो ऊपर से पढ़ते चलो। डिमित्रो आइवानोवस्की ने तंबाकू के मोज़ेक रोग के रोगाणुओं को पहचाना कि इसके अंदर जो बीमारियाँ फैला रहे हैं आखिर वो कौन है, और बाद में इसको इन्होंने इस लिक्विड को क्या नाम दे दिया, वायरस नाम दे दिया। उन्होंने वायरस की जो है अलग से पहचान नहीं करी थी, उन्होंने इस लिक्विड को ही विषैला द्रव या वायरस बोल दिया था। इनका जो माप होता है बैक्टीरिया से भी ज़्यादा छोटा होता है। तो ऐसा कैसे पता लगाया, ऐसा इसलिए पता लगा क्योंकि हमने इसको बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से गुजारा था। तो बैक्टीरिया का साइज़ बड़ा होने की वजह से वो इस फिल्टर के पोर से नीचे नहीं आ पाएंगे, ऊपर ही रह जाएंगे, और विषाणु जो है वो इस पोर को पार करके नीचे आ गए। तो देखा गया इस लिक्विड में अभी भी इन्फेक्शन करने की क्षमता थी। तो इससे ये पता चल रहा है इस लिक्विड के अंदर कुछ विषैली चीज़ है जो संक्रमण फैला सकती है, उसी को वायरस बोला गया था। इसके अलावा फिर आए थे WM स्टैनले 1898 में। तो इन्होंने पाया कि जो संक्रमित पौधे का रस होता है वो स्वस्थ पौधों को भी संक्रमित कर सकता है। यानी मैंने अगर ये लिक्विड यहाँ से निकाल लिया है और इस लिक्विड को अगर मैं किसी तंबाकू के दूसरे स्वस्थ पौधे पर छिड़क देता हूँ तो उसके अंदर भी सेम बीमारी हो सकती है। इसका मतलब ये है कि ये जो लिक्विड है वो संक्रमणकारी है, विषैला है, दूसरे पौधों में बीमारी फैला सकता है। तो इन्होंने क्या बोला उन्होंने इस तरल को संक्रमणकारी विषैला द्रव
या फिर इम्पोर्टेंट कंटेजियम विवम फ्लूइडम। ये शब्द किसने दिया था? ये दिया था डब्ल्यू बेजरिंग ने। वायरस शब्द किसने दिया था? आइवानोव्स्की ने दिया था। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, एज इट इज़ यहाँ पे नीट में क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है। इसके अलावा WM स्टेन लाए थे, तो इन्होंने क्या करा, ये जो लिक्विड हमें मिला है इसको इन्होंने क्रिस्टल की फॉर्म में पृथक किया था। इसकी संरचना तो नहीं बता पाए थे क्योंकि उस टाइम पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो इन्होंने इस लिक्विड को क्रिस्टल की फॉर्म में अलग कर लिया था। जैसे जानते हो चीनी के जो क्रिस्टल होते हैं, छोटे छोटे से क्यूब्स जो होते हैं, तो उसी फॉर्म में इन्होंने वायरस को अलग कर लिया था। तो किसी चीज़ का अगर हम क्रिस्टल बना सकते हैं तो उससे ये पता चलता है कि वो जो चीज़ है उसमें निर्जीव के लक्षण हैं। तो विषाणु में निर्जीव का लक्षण का कहाँ से पता चलता है कि इनको क्रिस्टलीकृत किया जा सकता है। ठीक है। और साथ में इन्होंने एक बात और बताई कि जो हमें क्रिस्टल मिले थे, इनको स्टेनले को जो क्रिस्टल मिले थे उसमें मोस्टली क्या था? प्रोटीन था। ठीक। तो यहाँ पर मैंने 2 डायग्राम बना रखे हैं। एक आपकी बुक में डायग्राम दिया हुआ है TMV का, जिसको बोलते हैं टोबैको मोज़ेक वायरस, और ये तंबाकू की पत्ती में बीमारी फैलाता है। दूसरा ये है जिसकी आकृति मेंढक के टैडपोल लार्वा के जैसी होती है, इसको बोलते हैं बैक्टीरियोफाज या हिंदी में जीवाणुभोजी विषाणु। तो जो TMV विषाणु हैं इसमें एक स्ट्रैंड वाला RNA पाया जाता है, जो ये मैंने रेड कलर का बनाया है। इसके अलावा ये जो अंगूर की जैसी संरचनाएं नज़र आ रही हैं, इसमें से एक अंगूर जैसी संरचना को क्या बोलोगे? कैप्सोमिया। और जब ये बहुत सारा अंगूर का गुच्छा मिल जाएगा तब इसको क्या बोलोगे? कैप्सिड बोलोगे। कैप्सिड क्या होता है? प्रोटीन का आवरण होता है। तो प्रोटीन के आवरण की इकाई क्या कहलाती है? कैप्सोमियर कहलाती है। दूसरा अगर इस पर बात करें हम बैक्टीरियोफाज, तो इसका जो शरीर होता है इसमें कई सारे भाग होते हैं। जैसे ऊपर की तरफ ये पॉलीगोलन शेप होती है, अलग अलग आकृति की शेप हो सकती है, जिसको हम लोग कैप्सिड बोलते हैं। इस कैप्सिड के अंदर डबल स्टैंडर्ड DNA पाया जाता है। इतने हिस्से को हेड बोला जाता है। तो हेड में क्या क्या चीज़ आएगी? एक तो कैप्सिड आ जाएगा जो प्रोटीन का बना है, साथ में उसके अंदर जो बंद है इसका जेनेटिक मटेरियल डबल स्टैंडर्ड DNA, वो भी हेड वाले रीजन में आता है। इस वाले हिस्से को बोलते हैं कॉलर। फिर यहाँ पर ये जो रीजन होता है इसको बोला जाता है शीथ। फिर यहाँ पर ये एंड प्लेट्स लगी होती है जिसमें छोटे छोटे रेड कलर के कांटे बनाए गए हैं, इनको स्पाइक्स बोला जाता है। और इनमें निकलती हैं 3 जोड़ी टेल फाइबर, जिसकी हेल्प से ये जीवाणु कोशिका पे चिपक जाते हैं और अपने आनुवंशिक पदार्थ को उस कोशिका के अंदर एंटर करा देते हैं। तो इस तरह से अपना जीवन काल कंप्लीट करते हैं बच्चों। ठीक है। तो ये हो गया हमारा विषाणु का टॉपिक। इसके बाद में हम लोग 1-2 टॉपिक और बच रहे हैं, वायरॉइड, प्रायोन्स और लाइकेन, उनको भी कवर करते हैं। तो बच्चों अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग, वायरॉइड और प्रियॉन्स। इनमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि इनमें से कौन प्रोटीन का बना है, कौन RNA का बना है। तो आज वो सारा कन्फ्यूजन हम हमेशा के लिए दूर कर देंगे। कैसे करेंगे? देखिए जरा, हम जानते हैं जो कंप्लीट विरियन पार्टिकल होते हैं, विरियन किसको बोलते हैं? विषाणु अगर कोशिका के बाहर है तब उसी को विरियन या विरियन पार्टिकल बोल दिया जाता है। तो एक कंप्लीट वायरस में अगर मैं बात करूँ तो क्या क्या चीज़ें होती हैं? एक तो उसका जेनेटिक मटेरियल होता है, आनुवंशिक पदार्थ, तो मान लीजिए क्या है? RNA है, हालांकि DNA भी हो सकता है। और दूसरा क्या होता है? प्रोटीन का बना हुआ आवरण होता है जिसको कैप्सिड बोलते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कंप्लीट वायरस तब बनता है जब उसमें एक तो जेनेटिक मटेरियल होता है, या तो RNA या फिर DNA, और साथ में प्रोटीन का बना हुआ एक आवरण होता है। अब इन दोनों में से ही कोई एक चीज़ इन दोनों में पाई जाएगी। इन दोनों में से किसी एक में तो प्रोटीन मिलेगा जो संक्रमणकारी होता है, बीमारी फैलाता है, और इनमें से किसी एक में RNA पाया जाएगा जो संक्रमणकारी होगा और दूसरे जीवों में बीमारी फैलाएगा। अब याद कैसे करें? तो याद करने के लिए जो प्रायोन्स है इसको ध्यान रखिए। प्रायोन्स के पहला लेटर कैसा है? P है। तो ये क्या है प्रायोन्स? ये है संक्रमणकारी प्रोटीन के अणु जिनका आकार लगभग वायरस के आकार के जैसा ही होता है। तो ये क्या है? संक्रमणकारी और एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। ये ऐसी प्रोटीन है जिनको ठीक से फोल्डिंग नहीं की गई है, और जिस कोशिका में भी ये जाती है वहाँ की प्रोटीन अगर अच्छे से फोल्ड है तो उसकी फोल्डिंग को ये डिसरप्ट कर देती है, बेकार कर देती है। तो प्रोटीन की अगर संरचना बदल जाएगी तो उसकी क्रियाशीलता भी प्रभावित हो जाती है, जिसकी वजह से ब्रेन के अंदर कुछ डिसऑर्डर हो जाते हैं जिनको बोलते हैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो ये क्या होती है? संक्रमणकारी एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होती है, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होती है, यानी यहाँ पर इनके पास कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं पाया जाएगा। तो एक तो चीज़ मैंने करा दी इसमें, फिर प्रोटीन, तो ये प्रोटीन का बना है। तो फिर वायरॉइड किसका बना होगा? खुद ही सोचिए, RNA का। तो मैं वहाँ पर लिखा है मैंने संक्रमणकारी प्रोटीन के कारण। तो वायरॉइड में मुझको क्या लिखना चाहिए? सोचिए,
वायरोड में क्या लिखना चाहिए मुझे? संक्रमणकारी निम्न अणुभार वाला आरएनए। तो यहाँ पे आरएनए होता है, जनरली ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है, इनमें कोई प्रोटीन का आवरण नहीं पाया जाता है। इनका साइज प्रायों से भी छोटा होता है और विषाणु से भी छोटा होता है। ठीक, वायरोड की जो है डिस्कवरी ये करी थी टी.ओ. डायनर ने। वायरोड की डिस्कवरी करी थी टी.ओ. डायनर ने। और ये पोटैटो के अंदर एक डिजीज़ फैलाता है जिसको बोलते हैं पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़। तो आल में कौन सा रोग फैलाता है ये? PSTD, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़। इसको बोला जाता है वायरोड। इसके अलावा दूसरे जंतुओं में भी बीमारियां फैला सकता है। प्रायंस की अगर बात करें तो प्रायंस जो होते हैं ज़्यादातर फैलाते हैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। ये क्या फैलाते हैं? ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर फैलाते हैं। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, दिमाग से जुड़ी हुई बीमारियों को न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर बोला जाता है। तो इसकी खोज करी थी प्रोसीनर ने। इसकी खोज किसने करी थी? प्रोसीनर ने। अब यहाँ पे आपको 3 P ध्यान रखने हैं। 3 P का मतलब क्या है मेरा? P मीन्स प्रायोन्स, और दूसरे P मीन्स प्रोटीन के संक्रमणकारी कण, और तीसरे P का मतलब है प्रोसीनर। प्रायोन्स, प्रोटीन, प्रोसीनर ने इनकी खोज करी थी। यहाँ पर खोज करी गई थी टी.ओ. डायनर के द्वारा, और यहाँ पे खोज करी है प्रोसीनर ने। इसके अलावा ये भेड़ के अंदर यानी कि शीप होती है उसमें एक बीमारी फैलाता है जिसको बोलते हैं स्क्रैपी डिजीज़। जिसको क्या बोला जाता है? स्क्रैपी डिजीज़। तो उसमें जो भेड़ होती है उसको जो लगातार अपनी स्किन पे बार बार खुजली सी होती रहती है, तो दीवार से टकराकर ऐसे खुजाती रहती है बार बार। इसके अलावा अगर हम कैटल की बात करें, कैटल जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी वगैरह, तो उनमें भी बीमारी फैलाता है जिसको बोलते हैं मैड काउ डिजीज़, या इसको बोलते हैं बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एनसिफेलोपैथी। ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि प्रायों से फैलता है। और ह्यूमन की अगर बात करें तो मानव के अंदर ये एक बीमारी फैलाता है जिसको बोलते हैं CJD, मतलब क्रोसफेल्ट जैकब डिजीज़। तो ये बीमारी ये मनुष्य में फैलाता है जो कि एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। तो ध्यान रखेंगे, भी कभी नहीं भूलेंगे, वायरस में आरएनए भी पाया जाएगा और वायरस में प्रोटीन भी पाया जाएगा। इनमें से अगर मैं एक एक चीज़ को अलग कर दूं तो ये और ये बन जाते हैं। प्रायोन्स क्या है? वायरस के अंदर से आरएनए को निकाल दो तो क्या बचा रह गया? प्रोटीन। तो एबनॉर्मली फोल्डेड जो प्रोटीन होती है, जो संक्रमणकारी होती है, दूसरे जीवों में बीमारी फैलाती है, उसको बोला जाता है प्रायोन्स। इसके डिस्कवरर कौन थे? प्रोसीनर थे। P प्रोटीन, प्रायोन्स और प्रोसीनर। अब फिर क्या बचा रह जाएगा? प्रोटीन खत्म हो गया, आरएनए बचा रह गया। तो अगर आरएनए संक्रमणकारी है तब उसको क्या बोलेंगे हम? वायरोड बोलेंगे। इनमें कोई प्रोटीन का आवरण नहीं पाया जाएगा, इनमें प्रोटीन पाया जाता है। इनमें आरएनए होता है, इनमें कोई आरएनए नहीं पाया जाता। इनका अणुभार बहुत ज़्यादा होता है और इनका साइज़ लगभग वायरस के साइज़ के जैसा होता है, और इनका अणुभार बहुत ही कम होता है, और इनका साइज़ वायरस और प्रायोन्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा छोटा होता है। ये पोटैटो के अंदर क्या डिजीज़ फैलाते हैं? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़। और ये मनुष्य में और दूसरे जीवधारी में बीमारी फैलाते हैं, जैसे भेड़ के अंदर स्क्रैपी डिजीज़। कैटल बोलते हैं गाय या भैंस वगैरह को, तो इनमें मैड काउ या इसी का दूसरा नाम बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एनसिफेलोपैथी। और मनुष्य के अंदर क्रोसफेल्ट जैकब डिजीज़। ठीक है बच्चों, तो मेरे ख्याल में आप इनको जो है दोनों में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। इस कन्फ्यूजन को हमेशा के लिए दूर कर लेना है। P, इसको हमेशा ध्यान रखें। प्रायोन्स, प्रोटीन्स, प्रोसीन। फिर इसको हटा दीजिए, जो आरएनए बचेगा तो वो इस कैटेगरी में आ जाएगा। तो इसको नोट कीजिए। फिर एक लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे लाइकेंस के बारे में। तो वो जो लास्ट टॉपिक है हमारा लाइकेन।
तो देखिए लाइकेन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ईजी क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, तो आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा। सारी चीज़ें मैं यहाँ पर कवर करवा दूँगा लाइकेन की। तो लाइकेन क्या होता है? लाइकेन बच्चों शैवाल और कवक के बीच के आपसी संबंध को बोलते हैं, सहजीवी संबंध, जहाँ पे दोनों को फ़ायदा होता है एक दूसरे से, किसी को नुकसान नहीं होता है। तो ये करते क्या हैं, जो कवक है भाई, कवक के पास कवक जाल पाए जाते हैं, तो वो मिट्टी के अंदर से खनिज पदार्थों, जल, इन सब का अवशोषण करता रहता है। तो ये दोनों चीज़ें वो शैवाल को भेजता रहता है। इसके बदले में शैवाल क्या करता है? शैवाल के पास क्लोरोफिल होता है, यानी कि वो प्रकाश संश्लेषण कर सकता है, अपना भोजन बना सकता है। तो भोजन बनाने के बाद थोड़ा सा भोजन वो अपने लिए रख लेगा और बाकी का भोजन वो कवक को सप्लाई करता रहेगा। तो यहाँ पे दोनों को फ़ायदा हो रहा है, शैवाल को कवक से खनिज पदार्थ और जल मिल रहा है, बदले में कवक को शैवाल से फूड मिलता रहता है। और ध्यान ये रखना है कि लाइकेन के अंदर हमेशा ही कवक की मात्रा ज़्यादा रहती है, शैवाल की मात्रा कम होती है। तो इनके इस आपसी संबंध को सहजीविता कहा जाता है और इसी को हम लोग लाइकेन बोलते हैं। तो लाइकेन में जो कवक का अंश होता है, कवक वाला जो पार्ट है, उसको बोला जाता है बच्चों माइकोबायोट। माइको वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं कवक के लिए, जैसे कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। इसी प्रकार से शैवाल वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं फाइकोबायोट। तो फाइको यूज़ किया जाता है शैवाल के लिए, तो शैवालों का अध्ययन क्या कहलाएगा? फाइकोलॉजी कहलाएगा। तो कवक क्या कार्य करेगा? कवक जल और खनिज पदार्थों का अवशोषण करेगा मिट्टी के अंदर से। शैवाल क्या करेगा? इसके पास क्लोरोफिल है, तो ये प्रकाश संश्लेषण करेगा और भोजन का निर्माण करेगा। इसके अलावा इम्पोर्टेंट, लाइकेन जो होते हैं वायु प्रदूषण के सूचक माने जाते हैं। तो अगर आपको किसी एरिया में मालूम करना है कि वहाँ पर वायु प्रदूषण का लेवल कितना है, या वहाँ पे वायु प्रदूषण एक्चुअल में है भी या फिर नहीं है, तो वहाँ पे एक काम कीजिए, वहाँ पर लाइकेन को रख दीजिए, कुछ टाइम तक रख दीजिए, 1 हफ्ता 2 हफ्ता या महीने के लिए। तो अगर लाइकेन अच्छी तरह से वहाँ पे फल फूल रहा है, अच्छी तरह से ग्रोथ कर रहे हैं, तो समझ जाइए जो आपका एरिया है वहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण या वायु का प्रदूषण बहुत ज़्यादा कम है। तो हम बोल सकते हैं वहाँ का जो एरिया ज़्यादातर प्यूरीफाइड है। और अगर आप देख रहे हो कि जो लाइकेन है आपने जो ग्रो कराया था वो धीरे धीरे बढ़ने लग रहा है, तो उससे समझ जाइए उसके आसपास वायु प्रदूषण की मात्रा बहुत ज़्यादा है और उसमें सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये लाइकेन SO2 के प्रति काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। SO2 की मात्रा बढ़ा दोगे तो तुरंत ही ये मरने लगते हैं। तो हमें पता चल जाता है कि उस एरिया के अंदर प्रदूषण का लेवल कितना है। इसके अलावा जहाँ पर नया जीवन कहीं भी प्रारंभ होता है, तो सबसे पहले जो स्पीसीज वहाँ पे आती है, जो जीवन का आरंभ करती है, मिट्टी का निर्माण करती है, वो डेफिनेटली ज़्यादातर कौन होते हैं? लाइकेन्स ही होते हैं। इसको हम लोग इकोलॉजी वाले चैप्टर्स में कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये जीव जगत का वर्गीकरण वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। तो आप मेरे को बताइएगा कि ये वाला जो चैप्टर है आपको कैसा लगा और क्या क्या चीज़ें मैं अपनी तरफ से इम्प्रूव कर सकता हूँ ताकि आपको समझने में और ज़्यादा बेहतर रहे। ओके, तो फिर मैं 3rd चैप्टर स्टार्ट कराऊँगा, तो मिलते हैं फिर 3rd चैप्टर में।